हम सीरिया के गृह युद्ध का विश्लेषण करेंगे, जहां 54 वर्षों के बाद सबसे बड़ा तख्ता पलट हुआ है। यह दुनिया की इस समय की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए आप सबके लिए इस खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत आवश्यक है। और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता सकें कि सीरिया में क्या हुआ है, इस तख्ता पलट का मतलब पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए क्या है। दुनिया के करोड़ों मुसलमान सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही समाप्त होने का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि सीरिया में क्रांति आ गई है। लेकिन आज उन सब से हमारा सवाल यह है कि क्या इसे क्रांति कहना सही होगा। सीरिया में तख्ता पलट सेना ने नहीं किया है, यह तख्ता पलट आतंकवादियों और सरकार के विरोधी विद्रोही गुटों ने मिलकर किया है। अब सीरिया की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है और उस पर 4 से 5 आतंकवादी संगठनों ने अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मध्य सीरिया के इलाकों पर आईएसआईएस का कब्जा है, पश्चिमी और दक्षिणी सीरिया पर हयात के आतंकवादियों का कब्जा है, पूर्वी सीरिया पर कुर्द के लड़ाकों का कब्जा है और उत्तरी सीरिया पर इस समय सुन्नी मुस्लिम संगठनों का कब्जा है। तो सीरिया जो पूरा की पूरा देश है वो किसी एक संगठन या सरकार के कब्जे में नहीं है। सीरिया अब घोषित रूप से आतंकवादियों की शरण में जा चुका है और पूरी दुनिया सिर्फ दूर बैठकर इसका तमाशा देख रही है। इस तख्ता पलट पर मुस्लिम देश भी आपस में बटे हुए हैं। जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है वहां इसका जश्न मन रहा है और जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी शिया मुसलमानों की है वहां इस घटना पर सन्नाटा छाया हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सीरिया का यह गृह युद्ध असल में एक धर्म युद्ध है, जिसमें एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद थे जो शिया मुसलमान हैं और दूसरी तरफ विद्रोही और आतंकवादी गुट थे जो सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी और शिया मुसलमानों की इस लड़ाई में सीरिया पिछले 13 वर्षों तक गृह युद्ध की आग में लगातार जलता रहा और इस गृह युद्ध में या कह लीजिए कि इस धर्म युद्ध में 3 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जरा ध्यान से सुन लीजिए, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां पर मारे जा चुके हैं। 54 लाख से ज्यादा मुसलमान विस्थापित हो चुके हैं जिन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया की 90% आबादी भूखमरी का शिकार हो गई। लेकिन दुनिया में कभी इन मुसलमानों के मानव अधिकारों की कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई। इसका कारण सिर्फ यह था कि सीरिया में मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही थे, यानी मुसलमान ही आपस में लड़ रहे थे। सीरिया में 74% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है और सिर्फ 13% आबादी शिया मुसलमानों की है। तो सीरिया के समाज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कोई और आपको आज बताएगा नहीं। सुन्नी मुसलमानों की शुरुआत से यह मांग थी कि बशर अल असद को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक सुन्नी बहुल देश में सुन्नी मुसलमान को ही सीरिया का राष्ट्रपति बनना चाहिए। और अब जब राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर रशिया जा चुके हैं और सीरिया में असद परिवार का शासन 54 वर्षों के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, तब सीरिया में जश्न भी मन रहा है और वहां बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया के तख्तापलट में एक समानता यह है कि यहां भी विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां रखे कीमती सामान को चुरा लिया। तो अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हाल के वर्षों में तख्ता पलट कई जगह हुआ है। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में हुआ, विद्रोह हुआ, बांग्लादेश में अभी हाल ही में विद्रोह हुआ और अब सीरिया में विद्रोह हुआ है और तख्ता पलट हुआ है। इन सब जगह एक बात समान है, विद्रोही सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं या प्रधानमंत्री आवास में घुसते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं, कीमती सामान को लूट कर ले जाते हैं। और इस बार भी लोग सीरिया के राष्ट्रपति भवन का फर्नीचर, वहां के पर्दे, लैंप्स, टेबल, जितना भी कीमती सामान था, यहां तक कि राष्ट्रपति बशर अल असद के कपड़ों को भी अपने साथ लूट कर ले गए। और ये तस्वीरें अब दुनिया के लिए असल में सामान्य हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इतने सारे देशों में हाल के वर्षों में यह सब कुछ होते हुए देखा है।
सीरिया के मीडिया का दावा है कि बशर अल असद के एक गैरेज से, जो गाड़ी जहां खड़ी करते हैं उस गैराज से 40 सुपर लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं और इन गाड़ियों की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। इनमें एक गाड़ी तो फरारी F50 सीरीज की है जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 90% जनता जिस देश की भूखमरी से पीड़ित है, भूखी है, भूखमरी छाई हुई है चारों तरफ, वहां के राष्ट्रपति की गैरेज जरा देखिए और देखिए कि कितनी शानदार और दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां उनकी गैरेज में खड़ी हुई थी। देखिए, तो इन देशों के जो तानाशाह होते हैं, गरीब देशों में जो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, उनकी सच्चाई ये होती है कि चाहे वहां सारी जनता भूखी मरती रहे, गरीबी की गर्त में चली जाए, लेकिन उनकी ऐशो आराम भरी जो जिंदगी है उसमें कोई कमी नहीं आती। सीरिया के लोग इतने वर्षों तक सुन्नी और शिया की लड़ाई लड़ते रहे, जबकि इस दौरान सीरिया में बशर अल असद और उनके परिवार की संपत्ति सारे रिकॉर्ड तोड़कर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई और यह सीरिया की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। सोचिए जरा एक बार, सीरिया की जीडीपी 75,000 करोड़ रुपए की है और बशर अल असद की संपत्ति ही 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और उनके पास 2 लाख किलोग्राम सोना है और ऐसा दावा किया गया है कि यह सारा सोना राष्ट्रपति बशर अल असद अपने साथ मॉस्को ले गए। अब आप यह देखिए कि सीरिया में इतनी आसानी से यह तख्ता पलट हुआ कैसे और असद को भी यह पता नहीं चला कि कैसे एक दिन उनका सिंहासन हमेशा के लिए उनसे छीन लिया जाएगा। सीरिया के पास दुनिया की 60वीं सबसे बड़ी सेना है, 2 लाख सैनिकों की फौज है, 168 लड़ाकू विमान है, 27 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, 2700 टैंक्स हैं, 47 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और हजारों केमिकल बॉम्ब्स हैं जो एक बार में लेबनान जैसे पूरे देश में तबाही ला सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सीरिया की सेना विद्रोही गुटों से बड़ी आसानी से इस बार हार गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीरिया की सेना ने इस युद्ध में पहले ही एक प्रकार से सरेंडर कर दिया था और ऐसा 2 कारणों से हुआ। पहला, विद्रोही गुटों के लड़ाकों की तरह सीरिया के ज्यादातर सैनिक भी सुन्नी मुसलमान थे, तो उधर से भी सुन्नी मुसलमान लड़ रहे थे और इधर से भी सुन्नी मुसलमान ही थे सीरिया की फौज में। और दूसरा, वो बशर अल असद की सरकार से नाराज थे क्योंकि सरकार इन सैनिकों को बहुत कम तनख्वाह दे रही थी और काफी लोगों की तनख्वाह तो बहुत समय से आई ही नहीं थी। इन सैनिकों को, यानी जो सीरिया के सेना के जो सैनिक हैं, इन्हें हर महीने सिर्फ 18 US डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में सिर्फ 1,500 रुपए की तनख्वाह मिल रही थी। अब सोचिए, 1,500 रुपए महीने की तनख्वाह के लिए ये सैनिक अपनी जान की कुर्बानी क्यों देते और उस राष्ट्रपति की सत्ता क्यों बचाते जिसके पास खुद 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। और इन्हीं कारणों से सीरिया की सेना ने इस बार विद्रोही गुटों की मदद की और जब यह बात राष्ट्रपति बशर अल असद को समझ में आई तो उन्होंने सीरिया को छोड़ने का फैसला लिया। और रशिया के मीडिया का यह दावा है कि बशर अल असद अगर सीरिया में रुकते तो वहां उनकी हत्या हो सकती थी, उनकी जान को खतरा हो सकता था और इसीलिए वो भागकर सबसे जो सेफ देश है उनके लिए वो है इस समय रशिया, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन असद के बहुत करीबी माने जाते हैं और उन्होंने मॉस्को में जाकर शरण ले ली। हालांकि इस तख्ता पलट के कुछ ही घंटों में आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल शम ने सीरिया में सरकार का सारा कामकाज अपने कंट्रोल में ले लिया और सीरिया से विस्थापित हुए लोग अब वापस अपने देश वापस लौट रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं और जो लोग ऐसे थे जो भागकर सीरिया से बाहर चले गए थे अब वो वापस अपने देश लौट रहे हैं। कैसे, जरा देखिए। अब आप ये देखिए कि क्या इस तख्ता पलट के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद हो सकती है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई थी। इनमें पहला था रशिया, दूसरा ईरान, तीसरा हिजबुल्ला और चौथा स्तंभ था चीन। ये 4 पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रपति बशर को बहुत मदद कर रही थी। चीन ने बशर अल असद को कभी खुलकर समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन रशिया के कारण चीन हमेशा से सीरिया के खेमे में रहा और इजराइल ने इसी खेमे को तोड़कर सीरिया में इस सरकार को गिरा दिया। यानी
ये रशिया की बहुत बड़ी हार है, ये हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी हार है, और ये चीन की भी हार है एक तरीके से। और उसने सबसे पहले, इजराइल ने हिजबुल्लाह को कमजोर किया। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को उन्होंने मार दिया। लेबनान में पेजर्स के जरिए हमले किए। हिजबुल्लाह से सीरिया की सरकार को मिलने वाली सारी मदद पूरी तरह से रुक गई, और जो बची भी थी उसे इजराइल ने रोक दिया। तो पहली बात तो यह है कि हिजबुल्लाह से जो मदद आ रही थी सीरिया और सीरिया की फौज को, वो मदद बंद हो गई, और यह हुआ इजराइल की वजह से। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से रशिया पहले ही अपनी सैन्य तैनाती को सीरिया में कम कर चुका था, इसलिए मोसाद ने इसका भी बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि रशिया की अब ऐसी स्थिति बची नहीं थी। रशिया की पूरी फौज इस समय यूक्रेन के साथ व्यस्त है। वो खुद इस समय एक जंग लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी जंग है और कई वर्षों से चल रही है। अब उनके पास ना तो इतने सैनिक बचे हैं, ना इतने हथियार बचे हैं कि वो सीरिया की भी रक्षा कर सके। इसलिए रशिया से भी मदद मिलनी बंद हो गई, और ईरान को भी इजराइल ने ऐसी स्थिति में बांध कर रख दिया कि वो बशर अल असद की सत्ता को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और इस तरह सीरिया में 54 वर्षों के बाद इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये इराक में सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा तख्ता पलट है। इजराइल से आज यह सीखा जा सकता है कि वो अपने किसी भी दुश्मन को कभी भूलता नहीं, और एक ना एक दिन आगे चलकर उनसे बदला जरूर लेता है। पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया था, तब राष्ट्रपति बशर अल असद ने इस हमले को अपना समर्थन दिया था, और आज इजराइल का वो बदला पूरा हो गया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर